क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने SCO के इजलास में शिरकत करनी थी, तो जो 3 अहम चीज़ें डिस्कस हुई मैं उनका जिक्र कर दूंगा और बाकी जो उसकी तफसीलात हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी कि जो भी एजेंडा वाइज बातें हुई उसकी तफसील आपको मिल जाएगी। पहले गंदम की बात हुई, गंदम की सपोर्ट प्राइस की बात हुई, उस पर काफ़ी काबीना अरकान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीबन सब काबीना की राय ली, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है कि जो काबीना में अरकान हैं अक्सरियत उनकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और उनकी इंडोर्समेंट बड़ी अहम थी। गो कि इस पर काफ़ी ग्राउंड वर्क हो चुका था, कल भी हुआ था और ECC की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, लेकिन आज की बहस के बाद ये तय किया गया कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो 1650 होगी और इसी तरह इसकी वजह क्या है कि जो सपोर्ट प्राइस है, जबकि हमने दोनों तरफ का ख्याल रखना है, एक अवाम का ख्याल रखना है कि वो उनको महंगा आटा ना मिले, इसी तरह हमने ये भी देखना है कि जो हमारे किसान भाई हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी से खून पसीने से मेहनत करके एक फसल को तैयार करते हैं तो उनको भी एक मुनासिब कीमत मिलनी चाहिए। किसान साइड पे जो इंसेंटिव दिया गया है वो 100 रुपए का, जो कि इनपुट कॉस्ट उनकी कम होगी, तो इसलिए ये एक ऐसी प्राइस है, एक ऐसी कीमत है जिससे कि किसान भी खुश होंगे और आवाम भी खुश होंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो कि सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है, उसके बाद सिंध आता है, 13 से 16% के करीब उनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो आटे की जो कीमतें बढ़ी, जो क्राइसिस हुआ, उसके लिए जो सूबा सिंध था उसकी जो एक तरीक़ेकार था उनका, वो बड़ा गलत था। वो किस तरह से गलत था कि एक तो ये कि उन्होंने अपने अवाम को मजबूर किया कि वो महंगा आटा ख़रीदें, न सिर्फ सिंध के अवाम को बल्कि उसकी जो उसके इफ़ेक्ट्स थे वो बाकी सूबों में महसूस किए गए, क्योंकि उन्होंने एक गंदम का दाना भी रिलीज़ नहीं किया, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज का एक कैफियत पैदा हुई। और दूसरा ये कि जो अगर वो सपोर्ट प्राइस रखते हैं जो भी रखते हैं, तो पिछले साल तो उन्होंने गंदम का एक दाना भी नहीं खरीदा था। फेडरल गवर्नमेंट ने पास्को के थ्रू उनको 7 लाख टन के करीब उनको दी भी थी गंदम। तो उनका ये रवैया जिसमें कि उन्होंने गंदम को रिलीज नहीं किया, अभी भी उन्होंने उस मिकदार में वो रिलीज नहीं कर रहे जो कि उनको करने चाहिए। इससे होता क्या है कि ये पूरा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि हर सूबा जिसके अपने गंदम के ज़खायर होते हैं और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डिमांड के मुताबिक चीज़ों को रिलीज करता है। जब वो रिलीज नहीं कर रहे थे तो जाहिर है कि पंजाब में, जिसमें कि हुकूमत पंजाब और जो गंदम पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, तो उनको जब प्राइस इधर सस्ती मिल रही थी पंजाब में, तो जब उधर डिफरेंशियल प्राइस का सिंध में ज्यादा हुआ तो उसकी जो है तो रिवर्स फ्लो उधर सिंध की तरफ जाने लगी। तो पूरा जो एक सप्लाई चेन था वो जो है तो डिसरप्ट हुआ, उसमें उसकी वजह से कीमतों को काफी वो करना पड़ा। अब इस प्राइस के मुताबिक हम ये समझते हैं कि दोनों के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारी गवर्नमेंट की सबसे अवलीन कोशिश ये है कि जो आटा जो कि हर पाकिस्तान का शहरी इस्तेमाल करता है उसकी कीमत ना बढ़े। अगर आप उसको देखें, इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, जो कि आलमी कीमतें हैं गंदम की, वो इस वक्त हाईएस्ट हैं, बुलंद सतह पे हैं। और जो सिंध हुकूमत जो प्राइस देने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो उसका एक सियासी नारा लगाकर अमली तौर पे कुछ ना करना, वो ये है कि वो उस इंटरनेशनल प्राइस से भी ज्यादा है। तारीख में ये हाईएस्ट तरीन कीमत है इंटरनेशनल मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में। आमतौर पे
दिनों में, पिछले सालों में, कई दहाइयों पे ही जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस होती थी वो कम होती थी और हमारी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जबकि हाईएस्ट पे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस, हमारी जो कीमत है वो मुनासिब भी है, जिसमें कि आवाम को भी फ़ायदा पहुंचे और जो पैदावार करने वाले किसान हैं उनको भी पहुंचे। दूसरी बात जो हुई वो थी सब्सिडीज़ की। देखें, अगर आप अपने, जब हम कहते हैं कि इस मुल्क में बदकिस्मती से पिछले 50 साल से कोई ऐसी तदाबीर नहीं की गई, कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए गए जिससे कि जो एक माशी ढांचा है, जो हमारी हुकूमत का जो एक ढांचा है, जिस तरह से कि इदारे काम करते हैं, जिस तरह से कि चीज़ों को होना चाहिए, वो इस तरतीब से किया गया कि हमेशा आज का ख्याल रखा गया, कल वाली हुकूमत जानेगी और कल देखी जाएगी। इस हिकमत अमली ने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसमें सब्सिडीज़ भी हैं। अगर आप हमारे रेवेन्यूज़ देखें और अगर आप हमारे एक्सपेंडिचर देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो चीज़ भी हम कर रहे हैं, जो चीज़, यानी कि आप अपने जब कर्ज़ों की किस्तें और जो हमारे उसके हैं उस पे जो सूद और उसकी जो किस्तें हैं वो अगर जब दें तो हम वही सिर्फ पूरा होगा। उसके ऊपर जितना भी हमारा जो गवर्नमेंट चलाने का खर्चा है, हमारी डिफेंस का खर्चा है, हमारे जितने भी खर्चे हैं ना, जो भी चीज़ हो रही है वो कर्जे पे हो रही है। फिर इसमें हुकूमत सब्सिडीज भी देती है मुख्तलिफ तरीकों से, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। उस सब्सिडी का कि जो बेनिफिशरी होते हैं, जिसका कि फायदा पहुंचता है, वो सब होते हैं। अब उसमें अगर एक करोड़पति शख्स है या मैरियट में अगर आप एक नान खा रहे हैं, उसको भी गंदम उसी कीमत पे मिल रही है और एक जो गरीब आदमी है उसको भी उसी पे मिल रही है। इसी तरह बिजली को आप ले लें, इसी तरह आप गैस को ले लें, इसी तरह कई और चीजें हैं जिसमें कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा अक्रॉस द बोर्ड होता है। तो इस पे डिस्कशन हुई कि जो सब्सिडीज हैं वो तो ऐसे उनको देनी चाहिए जिनका कि हक बनता है, उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि गरीब तबके से हैं, मुतवसत तबके से हैं, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो एक हमारे जो SAPM है फाइनेंस पे, उनको ये टास्क दिया गया, चूंकि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमने देखे तो उसमें जाहिर है कि पूरी काबीना को हमें काफ़ी उस पर ताज्जुब भी हुआ कि जो उसकी तादाद है कोई ओवर 4 ट्रिलियन रुपीज़, वो जो है, तो इस किस्म की सब्सिडी जो हम देते हैं तो उसको हमने रैशनलाइज कैसे करना है, यानी उसको किस तरह से एक तरीक़ाकार बनाना है जिसमें कि उनको फ़ायदा मिल सके सिर्फ जो कि इसके हकदार हैं, जिनको कि मदद की ज़रूरत है, न वो लोग जिनको कि चाहिए नहीं, लेकिन जब वो तकसीम होती है तो वो सबके लिए होती है। ये एक पहलू था। तो इंशाअल्लाह इस पे एक संजीदगी से काम शुरू कर दिया गया है और इसको हम रैशनलाइज करेंगे कि जो तबके जिनको के सब्सिडी मिलनी चाहिए और जिन तक पहुंचनी चाहिए उनको ही मिले। उसमें हम एहसास का डेटाबेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और भी कई ऐसा डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमें ये जो बिजली के बिल हैं, इस किस्म के काफ़ी तरीक़ाकार उसके हम फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे करके और उससे फिर हम तरतीब देंगे अपनी जो स्ट्रेटजी है उसकी सब्सिडीज़ की। तीसरी चीज़ वो थी कोविड। अब कोविड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने देखा कि पहले मरहले में हम अल्लाह ताला के फजल से और अपनी उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक हम जो अपनी हुकूमत अपनी तरफ से जो हिकमत अमली बनाई उससे हमें कम नुकसान हुआ। अब जो NCOC की आपने रिपोर्ट्स देखी भी होंगी कि जो इसका जो एक जो सर्दी बढ़ती जा रही है, इसका जो एक ट्रेंड है, इसकी जो सिमत है वो ऊपर की तरफ जा रही है और 5% के करीब अब हो गई है। जितने टेस्ट भी कराए हैं उसमें जो इसी तरह अमवात की तादाद भी बढ़ गई है। अब तकरीबन 23 लोग डेली की अमवात हो रही हैं बदकिस्मती से।
تو ہمیں پرائم منسٹر کے اسی فارمولے پہ کہ ہم ہر اس ایکٹیویٹی پہ اب نظر رکھیں گے، اس کے بارے میں ایس او پیز بنائیں گے جو کہ آپ کے روزگار میں وہ رکاوٹ نہیں بنتا اور آپ کی صحت کو بھی افیکٹ نہیں کرتا. ہماری اسٹریٹجی وہ ہے. ہم ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں کہ لوگوں کی، یعنی وہ ایکٹیویٹیز جس میں کہ روزگار اور ویلتھ کریشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم ہر اس ایکٹیویٹی پہ کافی پابندیاں لگائیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو اور ہماری جو ایک اکانومی جو کہ دوبارہ اٹھ گئی ہے اور چل پڑی ہے اس پہ کوئی اثر انداز ہو. تو دو علاقے، ایک تو دو چیزیں، ہماری جو ڈیسیجن، ہمارا جو فیصلہ سازی ہے اس کے جو اہم رکن ہیں وہ یہ کہ نمبر 1 ہم جو روزگار کو افیکٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ کہ دولت بنتی ہے، یعنی انڈسٹریز، کاروبار جہاں پہ کہ لوگ کرتے ہیں تو اس سے ایک معیشت چلتی ہے، ان دونوں کے علاوہ ہم جو ہے اس پہ ذرا سختی کریں گے. اور ہم نے اپنا جو ہمارا ہونے والا تھا رشکئی میں ایک افتتاح ہونے والا تھا، اس کو بھی ہم سوچ رہے ہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی ملتوی کیا جائے. یہ بنیادی باتیں تھیں، باقی جو ہے تو آپ کو جو ہے ساری رپورٹ آپ کو مل جائے گی. جی صاحب، آج کا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ آرمی چیف کے حکم پر کورٹ آف انکوائری کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے. جی جی، اس حوالے سے یقیناً وہ رپورٹ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی. حکومت اس رپورٹ پر حکومت کا کیا نظر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آرم فورسز کا جو اپنا سیلف ڈسپلن اور سیلف خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ حرکت میں آیا، اور انہوں نے اپنے جو 2 آفیسرز تھے ان کو جو ہے تو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا، حالانکہ اس کی تفصیلات دی بھی گئی ہیں کہ جو آفیسرز تھے انہوں نے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب اگر تو وقت پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی، کیونکہ کئی لوگ مشتعل تھے، ہم جیسے لوگ بھی اس پہ، ہم کافی پاکستان کے عوام اس پہ کافی رنجیدہ تھے کہ جو ہوا قائد اعظم کے مزار پہ، تو اس کی اگر بر وقت اگر پولیس ایف آئی اے ایس ایچ او ہی اس کی ایف آئی آر درج کر دیتا تو یہ واقعات اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے. اور یہی وجہ تھی کہ جو پریشر آیا عوام کا ان رینجز پہ، تو ان کو یہ ایک ایسی انہوں نے جو اس کو آئی جی کو اپروچ کیا اور انہیں اس کے بارے میں ان کو وہ کیا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو یہ تو کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. وہ بہرحال انہوں نے اپنے فیصلے لے لیے ہیں اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اب سوال اب دوسری طرف آتے ہیں. اب دوسری طرف یہ آتے ہیں کہ ایک تو سندھ حکومت نے اپنی انکوائری رپورٹ دینی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن سندھ حکومت کو یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی جو پولیس ہے، ان کے جو آئی جی ہیں، آیا وہ بھی وہ انکوائری کریں گے اپنے ان آفیسرز کے خلاف جنہوں نے کہ ایک قسم کی بغاوت کر دی تھی اور پورے سندھ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا. اگر ہم اپنے طرف سے اس قسم کی چیزیں نہیں کریں گے، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، ایک ڈسپلن فورس ہے، انہوں نے اپنا ایک میکنزم تھا، انکوائری ہوئی ود ان ٹائم، انہوں نے اپنے فیصلے کر دیے. اب سویلین سائٹ پہ بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہ مثال قائم کریں کہ جی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. کیسے آپ ایک میوٹنی کریٹ کر سکتے ہیں؟ سندھ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ کیا ایسے وہ واقعات تھے جب کہ پوری سندھ پولیس کے آفیسرز نے ڈیوٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. تو اب یہ سندھ حکومت پہ ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں گے، وہ بھی
اپنی جو اس سائٹ پہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی وہ دیکھیں گے تاکہ ایک یہ احساس پیدا ہونا کہ ہر طرف جو ہے تو ڈسپلن ہے اور ہر طرف جو ہے تو احتساب ہے. سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس، اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس، محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 ٹیٹرا 9 0333 4618 740